बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मुंबई क्षेत्र में 36 विधानसभा सीटें। आशीष सेलार आगे चल रहे हैं और सेलिब्रिटीज जितने भी वोट डालने जाते हैं वो आशीष सेलार की कॉन्स्टिट्यूंसी में। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन बात हम कर रहे थे बारामती की बैटल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अभी पोस्टल बैलेट की ये गिनती है, रुझान है जो सामने आ रहे हैं, जिसमें अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, इनके सिंह भी कह रहे हैं, आप सब भी कह रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट्स है, इनको उतनी एक किसी ट्रेंड की तरह से देखना मुश्किल है। बट ये डेफिनेट बात है कि बारामती और शरद पवार वर्सेस अजीत पवार का कंटेस्ट का जो क्वार्टर फाइनल या खेला गया लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें सुप्रिया सूले ने हराया अजीत पवार की धर्मपत्नी को, वो ही कंटिन्यूएशन है कि अब अजीत पवार के सामने उनके ही भतीजे खड़े हैं। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, अजीत पवार के सामने उनके भतीजे। तो ये फैमिली पॉलिटिक्स किस तरह से प्ले आउट करेगी। पहला राउंड शरद पवार की एनसीपी ने जीता, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। अजीत पवार की एक संगठनात्मक पकड़ की बड़े चर्चे होते रहे हैं कि उनकी बहुत जबरदस्त ग्राउंड पे पकड़ है, लेकिन लोगों को शायद उनका विश्वासघात पसंद नहीं आया था। अब क्या वही उनकी सोच कायम है? विधानसभा में कितना फर्क पड़ा है, और जैसे हम सब कह रहे हैं, यही कारण है कि उसके बाद उनके शब्द जो हैं वो थोड़े से बदल गए थे। विलास अठावले हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, क्या कुछ इनपुट आपको मिल रहे हैं? पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। विलास, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की सेना को एक और कांग्रेस को एक, इस प्रकार से रुझान आने शुरू हुए। लेकिन ये पोस्टल बैलेट है और आधे घंटे के बाद पहला राउंड जब निकलेगा तब पता चलेगा कि रुझान किसकी तरफ जा रहे हैं। यानी सारे 88 सीटों में से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में ये पता चलेगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। 10:30 तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरी एक बात, ये चुनाव बहुत ही अलग है। इसका यानी विचारों, एक ही परिवार में दो विचारधारा है। जैसे पवार वर्सेस पवार जो है, अजीत पवार की विचारधारा अलग है और शरद पवार की विचारधारा अलग है। ये लड़ाई जो है महाराष्ट्र पहली बार लड़ रहा है। नहीं तो शरद पवार के साथ अजीत पवार जो जिस प्रकार से चले गए, उसके बाद युगेंद्र पवार को शरद पवार ने मैदान में उतारा है। सुनेत्रा पवार की हार के बाद हो सकता है कि अजीत पवार को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अजीत पवार भी माने नहीं और उन्होंने बारामती से फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे, ये भी लड़ाई यहाँ दिख रही है। वर्ली में राज ठाकरे ने जिस प्रकार से रैली की, और उसी से ये पता चलता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये आमने सामने आ गए हैं चुनावी मैदान में। यहाँ तक कि आखिरी रैली में राज ठाकरे ने सही गद्दार जो है वो उद्धव ठाकरे है, इस प्रकार का बयान किया था। ये तमाम चीजें भी हैं इनके सर, ये गद्दार वाली बात। हालांकि देखिए, लोकसभा में एक अलग चीज हमेशा कहा जाता है, लोकसभा चुनाव अलग, विधानसभा चुनाव अलग। तो कहीं ना कहीं असली लड़ाई जो एक असली नकली या गद्दार कौन है नहीं है, और ऊपर से वो फैमिली पॉलिटिक्स जिसकी बात अभी खुद संजीव जी भी कर रहे थे, उसकी भी कहीं ना कहीं ये एक टेस्ट है। नहीं है, बिल्कुल है, और खास करके महाराष्ट्र में तो ज्यादा ही है। फैमिली पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल के प्रति जो वो होता है, जैसे लोकल जो लीडर्स होते हैं उनका अपना वर्चस्व है। इतने अंडर करेंट्स है, क्रॉस करेंट्स हैं कि इसमें आपको कोई डिसर्नेबल समझने वाला कोई एक पिक्चर जो मिल जाए, ये महाराष्ट्र में बेहद मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैंने लगभग जितने भी 45 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन जितना कंफ्यूजन महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके अब की बार है, उतना मुझे नहीं लगता कि पहले कभी रहा है। ठीक है, कोई पार्टी जीत सकती है, ये एक जनरल माना जाता है कि बीजेपी को लोकसभा में 2014 के बाद वोट्स जो मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं, राज्य में कम होते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, कई जगह अपवाद भी हुए हैं। महाराष्ट्र में हमें लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में कि बीजेपी का लोकसभा के मुकाबले पोल परसेंटेज कम होगा। अब सवाल ये है कि वो जाएगा कहां, वो किस तरफ जाएगा, और तब रोल आता है कि क्या अजीत पवार या इस तरह के जो फॉर्मेशंस है वो उसको कैश कराए, शरद पवार या इस तरह के फॉर्मेशंस कैश कराएंगे। या एक दिक्कत जो हो रही है वो कांग्रेस का अपना कैडर स्ट्रक्चर ना होने की वजह से
उसको नुकसान हो रहा है। आपने कैश की बात की तो मुझे वो कैश कांड याद आ गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जानती थी कहीं ना कहीं बीजेपी, ये भांप रही थी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए, यही कारण है कि वो कैश कांड सामने आया। बिल्कुल, लेकिन संजीव सर हमारे साथ हैं। संजीव सर, चूंकि अजीत पवार की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि अजीत पवार की जो एंट्री है अलग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, वो काफी दिलचस्प है? शरद पवार की पार्टी का 17% का जो वोट था वो उसको घटाकर 10% पर लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और खुद भी 5 से 6% वोट हासिल किए, डेंट पहुंचाया उन्होंने एनसीपी को। संजीव सर। नहीं, देखिए, डेफिनेटली बहुत लंबे समय से शरद पवार अजीत पवार को ही कल्टीवेट कर रहे थे। वही उनके, चाहे सुप्रिया उनकी बेटी थी, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी एक तरह से, और राज्य के स्तर पे वो अजीत पवार को डेवलप किया जा रहा था शुरू से। सुप्रिया की भूमिका ज्यादा दिल्ली में, केंद्र की राजनीति में देखी जा रही थी, ऐसा उनका पावर डिवीजन हो गया था। तो शरद पवार के लिए बहुत ही बड़ा झटका था अजीत पवार का साथ छोड़ना, और जनता ने भी उसको बहुत बड़े धोखे या विश्वासघात की तरह लिया। मतलब जनता के गले नहीं उतरा वो समीकरण, और उसका परिणाम अजीत पवार को लोकसभा चुनावों में काफी हद तक भुगतना पड़ा। अब क्या वो गुस्सा निकल चुका है एक बार, दूसरी बार नहीं निकलेगा? जैसे चुनावों में कहते हैं एक कारतूस बार बार नहीं चलती, क्या वो सब मुद्दे की जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से अजीत पवार ने छोड़ा, वो सब शिकायत, जो लोगों के मन में रोष गुस्सा था, क्या वो इतना कम हो गया है कि परिणाम में फर्क पड़ जाएगा, या वो उतना कम नहीं हुआ है? इस सब की बात हमको 1.5-2 घंटे में स्पष्ट नजर आने लगेगी तस्वीर। जी बिल्कुल, हमारे साथ न्यूज़ लेकिन नेशन अजीत नेटवर्क पवार क्या करते हैं जी सर, रिजल्ट्स आने के बाद, जी सर, ये अभी तक एक दिलचस्प पहेली बनी हुई यानी है। अगले 24 से 48 घंटे भी बेहद दिलचस्प होंगे। हमारे साथ न्यूज़ नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर भी जुड़ चुके हैं। मनोज सर, महाराष्ट्र पर हर किसी की नजर है, कितना दिलचस्प आपको इस बार का चुनाव नजर आया सर? देखिए, ये चुनाव तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि यहाँ 6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 3 पॉलिटिकल पार्टी के अलायंसेज हैं, और मेरे ख्याल से इसमें इस बारी क्योंकि 3 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ है, और जिस तरीके से काफ़ी इंडिपेंडेंट बहुत पावरफुल तरीके से वहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि इंडिपेंडेंट्स की भी इस बारी कोई इम्पोर्टेंट भूमिका हो। और आप देखिएगा कि ये इलेक्शन में एक और जो ख़ास चीज़ है वो क्या है, इसमें जो रूलिंग पार्टी है एनडीए ने एक जो बहुत बड़ा दाव खेला है, वो एनडीए की जो लाडली बहन योजना है, क्योंकि इस तरह की योजना मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल थी, और उसी तरीके से इन्होंने ये जो 1500 रुपये पर मंथ का जो इन्होंने दिया है, और ये सारा का सारा ये आखिर मतलब कि चुनाव से जस्ट पहले ही ये पैसा उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में आया है। तो आप ये देखिएगा कि 6000 रुपये एक महिला के बैंक अकाउंट में आया है, और ये हो सकता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि जैसे न्यूज़ थी कि महिलाओं का वोट परसेंटेज इस बारी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो अगर वो बीजेपी अलायंस को जाता है तो मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की वेलफेयर स्कीम का देश की इकनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मतलब कि एक अकेली बात नहीं है, क्योंकि जिस समय एनडीए ने वहाँ 1500 रुपये की बात करी थी, तो उसके बाद सीधा कांग्रेस ने बोला कि अगर हम आ गए तो हम 3000 रुपये देंगे। तो एक्सचेकर पे यानी टैक्स पेयर्स पे क्या कुछ पड़ रहा है इसका असर, राज्य के बजट पर क्या पड़ रहा है इसका असर, माली हालत पर क्या कुछ पड़ रहा है असर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हिमानी जो टैली है वो अब तेजी से बदल रही है। देखिए, महाराष्ट्र में 40 सीटों की, हम बता दें दर्शकों को, ये पोस्टल बैलेट हैं। महाराष्ट्र में 40 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है 14 सीटों पर, और झारखंड में भी लगभग वही स्थिति, 36 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 14 सीटों पर आगे। और मुंबा देवी से देखिए बताया जा रहा है कि शायना एनसी पीछे चल रही है। हालांकि ये बीजेपी नेता हैं, लेकिन देखिए ये शिवसेना के टिकट पर, मुंबा देवी से टिकट पर है। और ऐसे सिर्फ शायना एनसी नहीं, बल्कि ऐसे कई चेहरे हैं अनुराग, कई नेता हैं बीजेपी के जो कि शिवसेना, अपनी सहयोगी पार्टी जो हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ज्यादातर सीटों पर जो जानकारी इस वक्त मिल रही है उस पर बीजेपी आगे चल रही है। मालेगांव सीट की अगर हम बात करें, वहां से बीजेपी आगे चल रही है, और बताया जा रहा है कि मुंबई में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन है अनुराग। और मालेगांव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आगे चलना बेहद दिलचस्प होगा राजनीति के लिहाज से। हमारे सहयोगी विलास अठावले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विलास, अभी मनोज सर ने कहा कि देखिए जो इंडिपेंडेंट है उनकी भूमिका भी अहम हो सकती है।